देखो बेटा, ये आपके पास जो पेपर है 2022-23 का पेपर है, जिसके ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका पेपर पहला ही देखो, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनो। सही विकल्प चुनो। क्वेश्चन नंबर 1, 12-15 का HCF, 12-15 का HCF क्या होगा? तो देखो, HCF का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि कॉमन फैक्टर। इसके बीच में जो कॉमन फैक्टर है 12 और 15 किस टेबल में आते हैं? 12 और 15 3 के टेबल में आते हैं। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 3 होगा। 3 आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि द्विघात बहुपद, आपको द्विघात बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक क्या है? इसके शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है। यहां पे ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा अपने को ज्ञात करना था, जो कि -b/a है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से जो सही होगा ये होगा, उसको आपको सही करना है, इस पे टिक करना है। ये सही जवाब है, ये जवाब आपका सही है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है ना, तो रैखिक समीकरण युग्म, तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस v1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस v2y इज इक्वल टू c2 तो इस समीकरण के हल कैसे होंगे हमें ये पता लगाना है। ऐसी कंडीशन होती है तो समीकरण, ये जो आपको 2 चरों वाला रैखिक युग्म समीकरण दिया गया है, इसके हल कैसे होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा। उत्तर में क्या लिखेंगे? है ना, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण दी गई है आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है ना, के मूल समान है, तो विविक्त कर का मान क्या होगा? अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, मूल कैसे हैं? मूल समान या बराबर है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बराबर बीटा है। तो अल्फा बराबर बीटा कब होता है? जब d इज इक्वल 0। तो विविक्त कर क्या होगा? विविक्त कर 0 होगा। ऐसा उत्तर में लिखेंगे आप कि विविक्त कर 0 होगा। विविक्त कर 0 होगा, आपका विविक्त कर 0 होगा। वैसे ये आपका उत्तर। अगला ये कहता है कि एक एपी है, एक एपी दी गई है। एपी है आपके पास, एपी जो है 10, 7, 10, 7, 4 का 30वां पद,
का 30वां पद ज्ञात करो। अब इसका 30वां पद क्या होगा? 30वां पद हमें निकालना है। तो हम इस श्रेणी में क्या देखते हैं कि a कितना है? a बराबर 10 और d कितना है? -3, क्योंकि घटते क्रम में है, -3 है ना। तो 30वां पद आपको निकालना है, मतलब आपको 30वां मतलब a प्लस 29d निकालना है। इसका मतलब 10 धन 29 गुणित -3 का इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। -3 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा आप, ये हो जाएगा आपका a प्लस 29d बराबर 10 माइनस 3 नाम 27 का 7, 3 नाम 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो ये कितना हो गया आपका? माइनस का 77। ये आपका 30वां पद, इसको हम बोलते हैं 30वां पद, जो कि -77 है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। क्वेश्चन क्या है आपका कि दो समरूप त्रिभुज, है ना, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। तो भैया दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, आप चाहो तो चित्र बना के समझ लो इसको, ABC, है ना। और एक त्रिभुज और दिया है, ये त्रिभुज है आपका PQR, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, ये इसकी भुजा 4 की है, 4 सेंटीमीटर, ये इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना बेटा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, है ना, बराबर क्या, बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना ज्ञात करना है, वो अपने को ज्ञात करना है, कर लेंगे, है ना। तो देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या, BC कितना है 4 और QR कितना है 9, तो कितना हो गया 4 चौक 16 और 90 81। तो उत्तर आ गया 16:81। तो 16:81 कहाँ है इसमें, ये रहा 16:81, ठीक है ना। चलिएगा, अगला आपका खाली स्थान से संबंधित 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। ये हमने 5 प्रश्न करे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप को, 4 विकल्प थे, 4 में से एक हमें चुनना था। अब फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक होता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हम कहते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ठीक है ना। अब पहला ही दिया है इसमें
√2। √2 कैसी संख्या भाई साहब? √2 एक खालिस्तान संख्या है। कैसी संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय, क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है। √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। चलिएगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो कितनी होती है भैया? यहां लिख देंगे आप 2। द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे, और यदि रेखिक बहुपद है तो 1 शून्यक होगा। रेखिक बहुपद में 1 शून्यक होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें दिया गया है कि भैया समीकरण हमें दी गई है। समीकरण है हमारे पास 2x + y। 2x + y बराबर हमें k दिया है। यदि x बराबर आप 2 रखते हैं, यदि x बराबर 2 और y बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करो। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल। 2 x की जगह आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा 1 बराबर में k। 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 और 1 हो गया आपका 5। k बराबर 5। तो खालिस्तान में आपको 5 लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एक समीकरण है ना, एक समीकरण px बराबर 0। px बराबर 0, एक समीकरण px बराबर 0 जहां px का घात 2, जहां px का घात 2, जहां px का घात 2 का बहुपद हो, तो ऐसे समीकरण को, अब x की घात कितनी है? घात 2, तो 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? का बहुपद हो, तो इसे हम द्विघात, यह अगर px मान लो 2 घात वाला है, जैसे मान लो इसकी जगह मैंने लिख दिया ax² + bx + c बराबर हो गया 0। तो यह एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये उत्तर में लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये उत्तर में आएगा। ये आपका आंसर है, ये उत्तर है ना। खालिस्तान में आपको ये लिखना है। पांचवें में ये कहता है कि ABC समांतर श्रेणी में है। ABC समांतर श्रेणी में है। ABC समांतर श्रेणी में है तो B को A और C का समांतर माध्य कहते हैं। तो B को A और C का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, ये भी हो गया आपको। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज अगर जो होते हैं, देखिएगा आप, समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इनकी आकृति सेम होती है। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया 5वां, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया आपके सामने, है ना। ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। और मैंने एक और त्रिभुज बनाया,
इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपातिक। संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपातिक, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो आप लिखेंगे संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ये कंडीशन में लिख देता हूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट है। समरूप त्रिभुजों के लिए आवश्यक प्रतिबंध, 2 समरूप त्रिभुजों, 2 समरूप त्रिभुजों के लिए आवश्यक प्रतिबंध। नंबर 1, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण बी कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के। सी आर के बराबर होगा। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए। दो नंबर में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं तो वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है ना। चलो पहला ही आप देखिएगा, 9 और 27 का एलसीएम, 9 और 27 का एलसीएम। नंबर 2 में आ जाते हैं रेखिक बहुपद की घात, रेखिक बहुपद की घात। और नंबर 3 में आ जाते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का n वां पद। और नंबर 4 में आ जाते हैं कि x + 2y + 3, वेरी नाइस, = 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा भैया? वो हमें पता लगाना है। y बराबर क्या होगा, है ना बेटा? y बराबर हमें पता लगाना है। चलिएगा, चौथा हो गया बेटा। और 5वें नंबर पे है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। तो देखिएगा, अब इधर भी नंबर 1 कॉलम में इधर आ जाएगा आपका 0, 9, 27, 0, 9, 27 और फिर दिया इसने 1 और 5वां दिया इसने -3/2 और छठे में दिया इसने 1, 1, 1, -1 और सातवां है इसका समरूप, है ना, समरूप। और फिर
आठवां दिया इसने, आठवां है ए एन कोष्टक में बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 डी। तो भैया देखो, पहले तो नोट 27 का एलसीएम क्या होगा, पहले तो ये प्रश्न बनता है 9 और 27 का एलसीएम क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। तो 9 और 27 का एलसीएम 27 होगा, क्यों? क्योंकि 27 में 27 का भाग चला जाता है और 27 में 9 का भी भाग चला जाता है। तो इसको आप 27 से मिला दो पहले, तो एक नंबर आपको हो गया। अब रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो हमें मालूम है रेखिक बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। समांतर श्रेणी का n-वा पद, तो ये n-वा पद दे रखा है a+n-1d, ये समांतर श्रेणी का n-वा पद हो गया। फिर x + 2y + 3 = 0 में अगर x का मान 0 रख दें, x की मान अगर 0 रख दें तो देखिएगा, यहाँ हल करके भी देख लेते हैं हम। ये x की जगह 0 रख दिया, प्लस 2y + 3 बराबर 0, तो 2y, ये 3 उठ के उधर गया, -3, y बराबर -3/2, -3/2। तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर हो गया -3/2। चलिएगा, और सभी वर्ग कैसे होते हैं? तो भैया इसको तो मिला दो आप 3/2 से, और इसको सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं भाई साहब। और इस प्रकार से आपके 5 नंबर आपके अकाउंट में आ गए, आपके 5 नंबर आपके अकाउंट में आ चुके हैं। आपका अकाउंट आधार से लिंक होगा तभी आपके अकाउंट में 5 नंबर आएंगे, और लिंक नहीं होने पे ट्रांजैक्शन फेल। चलो, अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है कि भैया एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिएगा, है ना। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक होता है, यानी कि d > 0, नहीं, हाँ, d का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा कब होता है? जब d का मान ऋणात्मक होता है तो वह 0 से छोटा होता है। तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है? तो मूल अधिकल्पित होते हैं। उत्तर में लिख दो बेटा, मूल अधिकल्पित होते हैं। मूल अधिकल्पित होते हैं। यदि d > 0, देयरफॉर मूल अधिकल्पित होते हैं। नंबर 2 में आ जाइए, मूल अधिकल्पित होते हैं। इसके बाद देखिएगा 4, 6, 8 40, आखिरी में 40 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या निकालना कि इसमें कितने पद है बेटा, इसमें पद कितने हैं। तो देखो, ये आपका क्या है? अंतिम पद है ना, और अंतिम पद बराबर क्या होता है? ये अंतिम पद बराबर ये, तो n की जगह 40 आ गया। a कितना बेटा? 4। n मालूम ही नहीं है, वो तो हमें निकालना है। कितने का अंतर है इनमें? 2 का, है ना। ये 4 उठ के उधर आएंगे तो ऋण के 4, फिर ये क्या हो गया? n-1 गुणा में 2। 40 में से 4 घटाओ, 36। 2 गुणा में है, बटे में आ गए, n-1, 2 एकम 2, 2 थी 16, 18 n-1, n बराबर 18। ऋण का 1 उठ के इधर आएगा, धन का 1, उत्तर आ गया 19 आपका उत्तर है। n = 19। चलिएगा, अगला प्रश्न आपका ये कहता है, इसी में ही दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है बेटा, क्या भुजाओं 6, 8, 10, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज
से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इनसे बना हुआ त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज होगा? अभी देख लेते हैं, देखो आपके सामने, अभी पता लगाते हैं। देखो सबसे बड़ी भुजा 10 का वर्ग, छोटी का वर्ग और 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का 36 होता है, 8 का 64 होता है। तो देखो, तो समकोण प्रमेय यानी कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और यहाँ सबसे बड़ा 10 है, तो इसको हमने कर्ण मान लिया। तो यहाँ पे ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लिखेंगे है ना कि भाई समकोण त्रिभुज होगा। यस, हाँ यह समकोण त्रिभुज है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है। यह समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन हमको लिखने को दिया इसने। पाइथागोरस है ना, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं, उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या कहता है ये कि भैया जो बिंदु हमें दिए गए हैं इनका मध्य बिंदु निकालने को कहता है कि मध्य बिंदु निकालिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बिंदु ए क्या है? 1 2 और बिंदु बी क्या है? 3 4 का मध्य बिंदु हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इसको हम बेटा x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x1 प्लस x2 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा 1 धन 3 बटे 2। तो ये हो जाएगा 4 बटे 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। तो भैया ये हो जाएगा आपका x बराबर 2, ठीक है ना। फिर y बराबर क्या? y1 प्लस y2 बटे 2। तो y बराबर y1 कितना? 2 धन 4 बटे 2। तो y बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6, y बराबर 3, y बराबर, देखो मध्य बिंदु निकाल दिया मैंने, है ना। चलो अब इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर आता है आपका केंद्र ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है दिया। छठा, 3 बिंदु दिए गए हैं किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, 4 3 2 -3 और -3 5 तथा -3 5 हैं। तो केंद्र ज्ञात करो। तो
इसका केंद्रक। चलो, तो केंद्रक ज्ञात करना भाई साहब, देखिएगा केंद्रक हम कैसे ज्ञात करते हैं। केंद्रक बेटा देखो 3 बिंदु है ना, ये जैसे आपका एक त्रिभुज है, देखो ये आपका त्रिभुज है, ये ए क्या दिया बेटा 4 3, बी क्या दिया 2 -3 और सी दिया आपको -3 5। तो ये x1 y1 x2 y2। तो केंद्रक के निर्देशांक, इनका जो सेंटर है बीच में, अगर वो O है तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। केंद्रक के निर्देशांक 2 मिनट, 2 आएगा कि 3 आएगा। केंद्रक के निर्देशांक निकालना है ना अपने को। ये केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र भी देख लेते हैं अपन। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र इसमें कोई बात नहीं दिया तो क्या हो गया, अपने पास तो बहुत बड़ी चीज है, टेबलेट है अपने पास। गूगल भैया कहाँ गया, ये गूगल ही तो है। स्पीकर त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र अच्छा वाईफाई से नहीं जुड़ा। ये बेटा 3 करना है आगे, ठीक है ना। बोलो बेटा x बराबर क्या, x1 कितना 4, x2 बोलो 2 और x3 -3 बटे 3। 4 2 6 -3 बटे 3 3 बटे 3 3 एकम 3 x बराबर 1 है ना बेटा। अब y का मान निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y1 बोलो बेटा 3 -3 प्लस 5 बटे 3, तो ये हो गया 5 बटे 3। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या हो गए, केंद्रक के निर्देशांक हो गए 1 और 5 बटे 3 उत्तर आएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल दिया था ये, है ना। ये केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया था, जो हमने आपको करके बताया है ना। बहुत बढ़िया सवाल।